हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पीआर नॉलेज सेंटर। आप लोग का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं लाई हूँ घटना चक्र पूर्वावलोकन का लेक्चर नंबर 11, जो कि भारतीय राज्य व्यवस्था शासन से है। और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन करवाए जाते हैं आपको कंटिन्यू, जो कि 1990 से लेकर 2023 तक के सारे प्रश्न पत्र इसमें इंक्लूड है। तो इसको करिए। उसके साथ ही साथ टेस्ट भी करवाए जा रहे हैं, यूपीएससी यूपीपीसी आरओ के। तो सबको ज्वाइन करिए और टेस्ट करिए और अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। आज हम करेंगे संसदीय समितियां। तो संसद विभिन्न समितियों के माध्यम से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करती है। ये समितियां सदन द्वारा नियुक्त अथवा निर्वाचित की जाती हैं या अध्यक्ष सभापति द्वारा नाम निर्देशित की जाती हैं। ये अध्यक्ष सभापति के निर्देशानुसार कार्य करती हैं तथा अपना प्रतिवेदन सदन को या लोकसभा अध्यक्ष या सभापति को सौंपते हैं। संसदीय समितियों के मुख्यतः दो भागों में विभाजित होती हैं, एक अस्थायी होती है, दूसरा तदर्थ होती है। अस्थायी वह होती है जिसमें निरंतरता के आधार पर कार्य करती हैं। इनका गठन प्रत्येक वर्ष समय समय पर किया जाता है। तदर्थ समितियां अस्थायी समितियां होती हैं। ठीक है। तो प्राक्कलन समिति जो देखिए यहाँ पर 22 सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिनमें 15 लोकसभा से होते हैं और 7 राज्यसभा में होते हैं। और प्राक्कलन समिति में जो सदस्यों की संख्या 30 होती है, इसके केवल लोकसभा से निर्वाचित सदस्य होते हैं। और सरकारी उपक्रम में 22 सदस्य होते हैं, जिनमें 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। याचिका समिति में जो होती है उसमें 15 सदस्य राज्यसभा से होते हैं, 10 जो होते हैं वो 10 राज्यसभा से और 15 लोकसभा से होते हैं, 25। चलिए क्वेश्चन करते हैं। भारतीय संसद किस रीति से प्रशासन पर नियंत्रण करती है? तो रखती है संसदीय समितियों के माध्यम से। निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? तो वह है प्राक्कलन समिति। तो प्राक्कलन समिति 30 लोग हैं, इसमें 30 सदस्य होते हैं, उसमें 22 होते हैं लोक समिति में। और सरकारी उपक्रम में जो होते हैं 22 होते हैं और याचिका में होते हैं 15, 10, 25। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? तो भी आपने देखा प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 1 वर्ष का होता है। निम्न में से कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है? तो वह है भारत का नियंत्रण के महालेखा परीक्षक। बाकी लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और सार्वजनिक समिति उपक्रम समिति है। संसद की अस्थायी समिति के सदस्यों को लोकसभा एवं राज्यसभा से किस अनुपात में लिया जाता है? तो लिया जाता है 2:1 के। ठीक है। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है। लोकसभा समिति में लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य और उद्योग तथा व्यापार के कुछ जाने माने व्यक्ति सम्मिलित होते हैं। तो कौन सही है? पहला सही है, दूसरा गलत है। यहाँ उद्योग के नहीं होते हैं, राज्यसभा लोकसभा के होते हैं। लोक लेखा समिति के लिए लोकसभा में से कितने सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? तो वह 15 और 10 राज्यसभा, 7 राज्यसभा से। नेक्स्ट है भारतीय संसद के लोक लेखा समिति में समीक्षा करती है नियंत्रक महालेखा परीक्षक के आवेदन के लिए। लोक लेखा समिति सार्वजनिक उपक्रमों की समितियों से राज्यसभा के सदस्य भी संबंधित होते हैं, जबकि प्राक्कलन समिति के सदस्य केवल लोकसभा से ही होते हैं। तो ये सही है। और अगला है संसदीय कार्य मंत्रालय कुल मिलाकर संसदीय कार्यों की मंत्रिमंडल समिति के निर्देशन में कार्य करता है। विभिन्न मंत्रालय में भारत सरकार द्वारा गठित समितियां परिषदों, मंडलों एवं आयोगों के सदस्यों को संसदीय कार्य मंत्री नामित करते हैं। तो ऑप्शन हो गया डी। नेक्स्ट है संसद की लोक लेखा समिति का मुख्य कार्य क्या है? शासन के वित्तीय, लेखा एवं विनिमय तथा कंट्रोलर एवं ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट का परीक्षण। अगला है सार्वजनिक लेखा समिति अपनी आख्या प्रस्तुत करती है वो संसद को। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है लोकसभा के स्पीकर को। अगला है लोक लेखा समिति का रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है वो लोकसभा से। अगला है लोक लेखा समिति निम्नलिखित सदस्य होते हैं लोकसभा से, राज्यसभा से। तो उसमें होते हैं 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से, पूरे 22। नेक्स्ट होते हैं लोक लेखा संसदीय समिति होती है लोक लेखा समिति लोकसभा के अधिकतम 25 सदस्य गठित होते हैं और राज्यसभा सरकार के विनियोग तथा वित्तीय लेखाओं की जांच करती है। भारत के नियंत्रक महालेखा की रिपोर्ट की जांच करती है। तो दूसरा तीसरा सही है, इसमें 25 नहीं 22 होते हैं। भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन मनोनीत करता है? तो वो करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। फिर लोक लेखा समिति क्या करती है? ये जो होती है वो वित्तीय समिति होती है। और याचिका समिति क्या होती है? ये कार्यकारी समिति होती है।
और स्टॉक बाजार वाला कौन सा होता है? तदर्थ होता है, और विभागीय होता है स्टैंडिंग समिति। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। राज्यसभा के सदस्यों को संबद्ध नहीं किया जा सकता पब्लिक अकाउंट कमेटी से, इंटीमेट्स कमेटी से, सार्वजनिक उद्यमों की कमेटी से। तो ऑप्शन हो जाएगा केवल दूसरा, एस्टीमेट कमेटी से। एस्टीमेट कमेटी में सभी सदस्य 30 लोकसभा के लिए जाते हैं तथा इनमें सभा के सदस्यों को संबद्ध नहीं किया जाता है, जबकि लोक लेखा कमेटी और सार्वजनिक उद्यमों की कमेटी दोनों में 15 सदस्य लोकसभा और राज्यसभा से चुने जाते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? तो वह है आकलन समिति। प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन के सदस्यों से गठित की जाती है? तो वह है लोकसभा के सदस्यों द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संसद की वित्तीय समितियां हैं? तो कौन सी हैं? तो वह है एबीसी, मतलब तीनों के तीनों, प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति और सार्वजनिक उपक्रम की, ये सभी है। संसदीय समिति की वित्तीय समितियां हैं कौन सी? तो तीनों है, सार्वजनिक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति। संसद में कौन संसद की अस्थायी समिति नहीं है? तो वो आकलन समिति। तो संसद की दो प्रकार के अस्थायी और अस्थायी तदर्थ होते हैं, तो इसमें देख सकते हैं, एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिए। निम्नलिखित में से चारों विकल्प में उल्लिखित अस्थायी समितियां, मतलब जो दिया है सभी की सभी अस्थायी समितियां हैं, इससे पूछा कौन सा नहीं है, इसलिए आंसर नहीं है। निम्नलिखित में से किसके बारे में संसदीय समिति गठित नहीं की गई है? तो वह अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए नहीं की गई है। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण करती है, कौन करती है? लोक उपक्रम समिति और लोक लेखा समिति करती है। निम्नलिखित में से कौन सी समिति लोक लेखा समिति के अधीन नहीं आती? तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधी समिति। रेलवे अंचलों के लिए संसद सदस्यों की परामर्शदात्री समिति का गठन किया जाता है, तो ये किया जाता है संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा। 2G स्पेक्ट्रम मुद्दे की जांच करने के लिए बनाई गई संयुक्त संसदीय समिति में शामिल है 20 सदस्य लोकसभा से, 10 राज्यसभा से। 2G स्पेक्ट्रम कांड की जांच करने हेतु बनी संसद की संयुक्त समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो पीसी चौको। भारत की संसद के संदर्भ में से कौन सी संसदीय समिति और इसकी समीक्षा करती है और सदन को सूचित करती है कि विनय, नियम, उपनियम, उपविधि आदि बनाने की शक्तियां संविधान द्वारा प्रदत्त या सदन द्वारा प्रत्यायोजित है। उनका कार्यपालिका द्वारा प्रत्यायोजनों की परिधि के भीतर उचित प्रयोग हो रहा है, तो यह अधीनस्थ विधान संबंधी समिति की बात हो रही है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम, विनियम बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है? तो अधीनस्थ विधान परिषद समिति है। भारत में दूरसंचार, बीमा, विद्युत आदि जैसे क्षेत्रों में स्वतंत्र नियामक को पुनरीक्षण निम्नलिखित में से कौन करती हैं? तो वह करते कौन है? संसद द्वारा गठित तदर्थ समितियां और संसद विभाग संबंधी स्थायी समितियां। तो ऑप्शन हो जाएगा ए बी। वित्त आयोग नहीं है इसमें, वित्त क्षेत्र विधायी सुधार आयोग भी नहीं है और नीति आयोग भी नहीं, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। फिर अब नेक्स्ट संसदीय अधिनियम। खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम 1954, मतलब प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्टरेशन एक्ट 1954 वर्ष 1954 में अधिनियमित तथा सर्वप्रथम 1 जून 1955 को प्रभावित हुआ था। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अधीन सभी दंडनीय अपराध सज्ञेय एवं संक्षिप्ततः विचारणीय होते हैं। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत अपराध का विचार प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट तथा महानगरों के मामले में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाता है। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 26 अक्टूबर 2006 से लागू है। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट सर्वप्रथम 1871 में अधिनियमित हुआ और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 भारत में 30 जनवरी 1990 से लागू हुआ। तो बहुत सारे ये जो है सब कुछ लाज वगैरह है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। किस वर्ष खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम प्रथम बार लागू किया गया? तो वो 1954 में। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 में अधीन सभी दंडनीय अपराध क्या है? वह है संज्ञेय अथवा संक्षेप विचारणीय। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत अपराध का विचार किस न्यायालय द्वारा किया जाता है? तो वह है प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा। ठीक है। फिर है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत सभी दंडनीय अपराध क्या है? संज्ञेय, संक्षिप्त, विचारणीय है, संज्ञेय तथा असमनीय है। अगला है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अधीन सभी अपराध क्या है? तो वह है संज्ञेय और कारावास जुर्माना दोनों से दंडनीय। फिर है यदि कोई व्यक्ति अस्पृश्यता के आधार पर किसी व्यक्ति को किसी अस्पताल, औषधालय
या शिक्षा संस्थान में प्रवेश से इनकार करता है, तब वह सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है? तो है धारा 5। फिर है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करने की राज्य सरकार की नीति का उल्लंघन किया गया है? तो है धारा 10 क में। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम का विस्तार है संपूर्ण भारत पर। ठीक है, और सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 का विस्तार कहाँ पर है? संपूर्ण भारत पर। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत कंपनियों द्वारा अपराध का उल्लंघन किया गया है? तो धारा है 14, ऑफेंस बाय द कंपनीज। निम्नलिखित अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत कंपनियों द्वारा अपराध किए जाने की दशा में कौन उत्तरदायी है? तो वह है उपरोक्त सभी, मतलब निदेशक, प्रबंधक और सचिव सभी हैं। फिर है कब न्यायालय सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 12 के अंतर्गत उपधारणा करेगा कि अपराध अस्पृश्यता के आधार पर कारित किया गया है? तो वह यह केवल अनुसूचित जाति के सदस्य संबंधित है। अस्पृश्यता से उद्भूत अपराध गठित नहीं होगा जबकि अभियुक्त और परिवादी पीड़ित सामाजिक समूह से है। न्यायालय उपधारित कर सकता है कि यदि कि अपराध घटित करने वाला कोई कृत्य अस्पृश्यता के आधार पर किया गया है तो ऐसा अपराध क्या होगा? अनुसूचित जाति के सदस्य होंगे। और सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत सद्भावना पूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण का उल्लंघन किया गया? तो धारा 14 क में। निम्नलिखित युगों में से कौन सम्मिलित नहीं है? हिंदू विवाह अधिनियम 1955 और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 और 73वां संविधान संशोधन, शहरी क्षेत्रों के स्थानीय निकायों के लिए चुनाव में महिलाओं के लिए स्थानों का आरक्षण। तो ये जो है गलत है और ये सही है। 74वें संविधान संशोधन बात की गई थी। ठीक है, ये है भारत शस्त्र अधिनियम कब आया था? तो वो आया था भारत शस्त्र अधिनियम 1878 में और शादी पद अधिनियम 1876 में और भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 में, भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1869 में। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था, ये 26 अक्टूबर 2006 को। इनमें से कौन सामाजिक अधिनियम नहीं है? तो मीसा नहीं है, बाकी एंटी डाउरी एक्ट है, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स है, प्रिवेंशन ऑफ स्माइरल ट्रैफिक एक्ट है। अगला है भारतीय विधान के प्रावधानों के अंतर्गत उपभोक्ताओं के अधिकारों, विशेषाधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उपभोक्ताओं को खाद्य की जांच करने के लिए नमूने लेने का अधिकार है। उपभोक्ताओं यदि उपभोक्ता मंच में अपनी शिकायत दर्ज करता है तो उसे इसके लिए कोई फीस नहीं देनी होती। उपभोक्ता की मृत्यु हो जाने पर उसका वैधानिक उत्तराधिकारी उसकी ओर से उपभोक्ता मंच में शिकायत दर्ज कर सकता है। तो ऑप्शन पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है। अगला है क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट सर्वप्रथम कब अधिनियम हुआ था? तो ये था 1871 में। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1979 प्रवृत्त हुआ था, यह होता 30 जनवरी 1990 को। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के किस अधिनियम के अंतर्गत अत्याचार निवारण कानून लागू किया गया? तो अधिनियम 1989 है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 में कुल कितनी धाराएं हैं? तो वह 23। फिर है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम 1989 के उद्देश्यों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति किन्हें प्राप्त है? केंद्र सरकार को। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के अंतर्गत किस धारा में आर्थिक बहिष्कार को परिभाषित किया गया? तो धारा ग में। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के अधीन किसी लोक सेवक द्वारा धारा 3 के अधीन अपराध किए जाने पर कम से कम दंड देने का प्रावधान है 1 वर्ष का। अगला है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के अंतर्गत किस धारा में विशेष न्यायालय की व्यवस्था का प्रावधान है? तो 14 का है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के अधीन अपराधों का विचार करने के लिए राज्य सरकार की सहमति से सत्र न्यायालय को विशेष न्यायालय विनिर्दिष्ट कर सकती है, तो वह है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए सेशन न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट करने का प्रयोजन वह शीघ्र विचारणी। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के अंतर्गत किसी निर्णय, दंडादेश या आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय से अपील होती है, तो वह है तथ्यों और विधि दोनों से संबंध में। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की उन्नति के लिए एक प्रावधान है जो निम्न में से किस एक सिद्धांत पर आधारित है? तो संरक्षा के विभेद का सिद्धांत है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के अंतर्गत सामूहिक जुर्माना अधिरोपित वसूल करने की शक्ति है राज्य सरकार की।
अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के अधीन अपराधों में अभियोजन में न्यायालय में से क्या उदाहरित कर सकता है, तो वह उपरोक्त सभी उत्प्रेरक सामान्य उद्देश्य सामान्य आशय। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 की निम्नलिखित में से किस धारा में भारतीय दंड संहिता के कतिपय बंधों को लागू होना बंधित है, तो यह धारा 6। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार 1989 के अंतर्गत किए गए अपराधों के लिए जांच के लिए अधिकारी कितने दिनों में अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे, तो भी कुछ संशोधन हुआ है तो उसके अनुसार 60 दिन की अवधि तो इसमें नहीं है, तो पहले डेट 30 था। तो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के अधीन निम्न से क्या पूर्णतः निश्चित है, तो है गिरफ्तारी पूर्व जमानत। अगला है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 की निम्नलिखित में से किस धारा में अग्रिम जमानत प्रतिबंधित है, तो वह धारा 18 में। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के अधीन किए गए अपराध का अन्वेषण ऐसे पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाएगा जो उप अधीक्षक रैंक से कम न हो। निम्नलिखित कथनों में से कौन सी एक अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम के अधीन निर्दिष्ट विशेष न्यायालय को नहीं दी गई, तो है पुलिस को भिन्न किसी व्यक्ति को अतिरिक्त अन्वेषण करने की अधिकृत नहीं है, करना नहीं है। ठीक है। अगला है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के अधीन विशेष न्यायालय में निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति प्रयोग नहीं कर सकता, तो वह सामूहिक जुर्माना आरोपित करना। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के अधीन अपराध के लिए अभियोजन में अभियुक्त अपने बचाव में अभिभावक नहीं ले सकता है क्या, तो यहाँ पे दिया है इसमें से कोई नहीं है, क्योंकि बोनस अंक प्रदान किया गया, मतलब इसमें एक से अधिक उत्तर सही होगा, तो इससे ए और सी दोनों सही है। मतलब कार्य इतनी थोड़ी अपहानि हुई हो जो शिकायत विषय नहीं हो सकता, और कार्य निजी प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में किया गया था। अगला अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत कोई व्यक्ति जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, जादू टोना करने या डाइन होने के अभिकथन पर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के सदस्य को शारीरिक हानि पहुंचाएगा, मानसिक नियंत्रण देगा, तो किस अवधि के कारावास से दंडित होगा, तो वो होगा जिसकी अवधि 6 माह से कम नहीं होगी, किंतु उसे 5 वर्ष तक हो सकेगी जुर्माना भी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो उसमें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 14(1) में स्थापित अनन्य विशेष न्यायालय धारा 2(ग) में परिभाषित है, तो गलत है। ये धारा 2 में परिभाषित है, जबकि धारा 2(ग) में विशेष न्यायालय से धारा 14 में विशेष न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट कोई सेशन न्यायालय भी प्रेरित है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1995 के निम्नलिखित की धारा के अंतर्गत जिला स्तरीय सतर्कता मॉनिटर समिति के गठन का बंद किया गया है, तो धारा 17 में है। फिर है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1995 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत वार्षिक रिपोर्ट के लिए सामग्री का बंद किया गया है, तो धारा 18 में है। और संसद सूचना अधिकार अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई 15 जून 2005 को। सॉरी, हाँ, सूचना अधिकार अधिनियम पारित हुआ था 2005 को। और फिर है सूचना अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, तो यह एक विधिक अधिकार है। सूचना अधिकार क्या है, ये एक मूल अधिकार है और एक विधिक अधिकार, तो दोनों है। अगला है निम्नलिखित में से कौन शब्दावली सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की उद्देशिका में उल्लिखित है, तो वह है सूचना की पारदर्शिता, सूचना का प्रकटन, संसूचित नागरिकता, लोकतांत्रिक आदर्श की प्रभुता, तो ये सभी के सभी है। सूचना के अधिकार के अधिनियम के उद्देश्यों के संबंध में में से कौन सा सही नहीं है, तो समाज को महिलाओं को कमजोर तबकों को सशक्त करने के लिए काम करना ये नहीं है। नेक्स्ट है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यह जम्मू कश्मीर में लागू नहीं है। तो और क्या है, तो जम्मू कश्मीर में भी लागू हो चुका है, और इसमें जो है ये मुख्य सूचना आयुक्त तो हटाया जा सकता है, तो इसे पढ़ लीजिएगा। दिए प्रावधान के सभी प्रावधान थे, तो बी हो सकता है, इसमें नहीं है, बाकी सभी हैं, तो इसमें सही पूछा है, तो गलत पूछा होता तो ये हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट है सूचना का अधिकार अधिनियम धारा 20 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन जुर्माना लगा सकता है, तो इसमें लगा सकता है केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग। फिर है केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो यह हुई थी 2005 में। और केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल होता है, तो इसमें दिया है, तो 2005 के अनुसार केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल 5 या 65 वर्ष तक होता है। मजूमदार किसान शक्ति संगठन नामक सामाजिक आंदोलन भारत में निम्न में से किससे संबंधित है,
तो वह संबंधित है आरटीआई अधिनियम से। निम्नलिखित में से कौन सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 संबंधित है? तो है नामित शर्मा बनाम भारत संघ। ठीक है, सूचना का अधिकार अधिनियम साधारणतः नौकरशाही से उत्तरदायित्व का मनोभाव बढ़ाने के लिए जिम्मेदार रहा है। इसे वांछित प्रभाव उत्पन्न करने के लिए वित्त मीलों तक यात्रा करनी है। तो कौन सा सत्य है? तो इसमें ए आर दोनों सही हैं और आर एक की व्याख्या बल्कि नहीं करता बस। सूचना का अधिकार अधिनियम उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है सार्वजनिक अधिकारियों की सूचना प्राप्त करने के पहुंच। किस उच्च न्यायालय ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि अगर आरटीआई आवेदक को सूचना के अधिकार के अंतर्गत सूचना मांगने का कारण उसे बताना चाहिए। राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक निवासी अधिनियम 2006 के प्रभावी कार्यान्वयन की सुनिश्चित करने के लिए कौन सा मंत्रालय केंद्र अभिकरण है? तो है जनजाति कार्य मंत्रालय। अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वनवासी अधिनियम 2006 के अधीन व्यक्तिगत सामुदायिक वन अधिकारों अथवा दोनों की प्रकृति एवं विस्तार के निर्धारण की प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए कौन प्राधिकारी होगा? तो वो होगी ग्राम सभा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान के अनुरूप अधिनियमित हुए थे? तो यह स्वास्थ्य पर्यावरण के अधिकार के अनुरूप जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का अंग माना जाता है। अनुच्छेद 275 क्लॉज 1 के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति के कल्याण हेतु अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन का स्तर बढ़ाने के लिए प्रावधानित अनुदान के अनुरूप और अनुच्छेद 243 क्लॉज 1 के अंतर्गत उल्लिखित ग्राम सभा शक्तियों में। तो पहला सही है, बाकी दूसरा तीसरा गलत है। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना कब हुई थी? तो हुई थी 2010 में। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के किसी भी निर्णय से व्यथित कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में अपील कितने दिन के भीतर दायर कर सकता है? तो 90 दिन के अंदर। अगला भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के संदर्भ में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका उद्देश्य भारत में भूमि सुधार प्रक्रिया को बढ़ावा देना था। निम्न से कौन सा श्रम संबंधी अधिनियमों को मजदूरी संहिता 2019 में सम्मिलित किया गया? तो वह था न्यूनतम मजदूरी अधिनियम और बोनस भुगतान अधिनियम और है समान पारिश्रमिक अधिनियम। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो भारतीय संविदा अधिनियम 1870 सुमेलित नहीं है। बाकी कंपनी शासन अधिनियम 213, भारतीय संविदा अधिनियम 1872 का है और साझेदारी अधिनियम 1932 का और वस्तु विनिमय अधिनियम 1930 का। अगला है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो राजद्रोही सभाओं को रोकने का अधिनियम 1908 ये सुमेलित नहीं है, ये 1907 का है, ना कि 8 का। और आपदा प्रबंधन एक्ट बनाया गया 2005 में। भारतीय संसद और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005। भारत में आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन डिवीजन द्वारा गृह मंत्रालय में एक नोडल डिवीजन है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का प्रधान अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होते हैं। अगला है लॉकडाउन के दौरान भारत सरकार के द्वारा प्रयुक्त असाधारण शक्तियों को विधिक आधार निम्नलिखित में से किन कानूनों से प्राप्त हुआ? तो हुआ डिजास्टर मैनेजमेंट 2005 और एपिडेमिक डिजीजेस एक्ट 1897। भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया? तो वह किया था 1980 में। भारत सरकार ने प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया? तो वह है 2001 में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आधार मेटा डेटा को 3 महीने के अधिक संग्रहित नहीं किया जा सकता। अगला है दूसरा है राजनीति निगमों से आधार डेटा को साझा करने के लिए कोई अनुबंध नहीं है। तो ये सही है। आधार भारत की संचित निधि से हित लाभ प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। तो ये सही है। तो 2, 4 सही है। अगला है आधार कार्ड प्रयोग नागरिकों का अधिवास के प्रमाण के रूप में किया जा सकता है। तो गलत है। एक बार जारी होने के पश्चात से निर्गत करने वाला प्राधिकरण आधार संख्या को निर्दिष्ट या विलुप्त नहीं है। तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन जाएगा डी। अगला शिक्षा का अधिकार आरटीई अधिनियम के अनुसार किसी राज्य में शिक्षक के रूप में नियुक्त होने हेतु अर्ह होने के लिए किसी व्यक्ति में संबंधित राज्य अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता का होना आवश्यक है। और आरटीई अधिनियम के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षण हेतु किसी अभ्यर्थी के लिए राष्ट्रीय अध्यापक की शिक्षा परिषद दिशा निर्देशों के अनुरूप किए गए अध्यापक अर्हता परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। तो दूसरा सही है। भारत में 90% अधिक अध्यापक शिक्षा संस्थान प्रत्यक्ष रूप से राज्य का सरकारों का अधीन है। तो गलत है। ये लगभग 90 वर्तमान में भारत में है, पता भी नहीं थे। तो कौन सा सही है? तो केवल दूसरा सही है, बाकी नहीं है।
तो यहाँ पर है एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं आप। राज्य खाद्य आयोग की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत होती थी? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। अगले, भारत में जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो उसमें सब सही है। जिला फोरम उन्हीं शिकायतों को सुनवाई करता है जिनमें माल या सेवाओं का कुल मूल्य 50 लाख रुपए से अधिक नहीं होगा, तो ये गलत है, बाकी सब सही है। बाकी अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे सर्वोच्च न्यायालय। तो वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक से सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।